फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी रियल स्टोरी। तो आज हम आपके लिए 3 काफ़ी रियल और काफ़ी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लाए हैं। तो लगाइए हेडफोन और मज़ा लीजिए आज की स्टोरी का। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं अपनी पहली कहानी पर। मेरा नाम अजय चौरसिया है और मैं पश्चिम बंगाल के एक शहर दुर्गापुर का रहने वाला हूँ। तो आज मैं आपको जो ये कहानी बताने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे ही साथ घटा था, जो बिल्कुल सच्ची घटना है। तो ये बात उन दिनों की है जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था और उस समय मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मेरी एक बहन रहा करते थे। तो हम दुर्गापुर में ही रहा करते थे। तो एक समय स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों होने के कारण हम सारे परिवार गांव चले गए और मैं अपने दादा दादी के पास जाने के लिए काफ़ी दिनों से बेचैन भी रहा करता था। खैर, मैं आपको अपने गांव के बारे में बता दूं कि हमारा गांव एक नदी के किनारे ही है और गर्मियों में भी उसमें पानी कम नहीं होता। और मैं जब भी अपने गांव जाता, वहाँ दिन भर जब तक शाम नहीं हो जाता, अपने दोस्तों के साथ घूमता और उसी नदी में दोपहर को मछली मारने और तैरने जाया करता था। खैर, इस बार भी मैंने जाते वक्त ही सोच लिया था कि इस बार भी मैं नदी में मछली पकड़ने जरूर जाऊंगा। लेकिन मैं जैसे ही अपने दादा जी की नज़रों से जैसे ही मैं छुपकर बाहर जाने की कोशिश करने लगा, तो उस दिन मेरे दादाजी ने मुझे देख ही लिया। तो दादाजी समझ गए कि ये ज़रूर अकेले बाहर जा रहा है और हो सकता है ये नदी के पास भी जा रहा होगा। तो वे बोले, अजय, बाहर जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन पास ही में खेलना, ज़्यादा दूर गांव को मत जाना। और हाँ, नदी के पास तो बिल्कुल भूल कर भी मत जाना, क्योंकि वहाँ अब कोई नहीं जाता। तो मैंने पूछा, क्यों दादाजी? तो वे बोले, वहाँ बाढ़ के दिनों में नदी में स्नान करने वाले 4 लड़के अभी हाल ही में मारे गए हैं और वे और लोग अब उसी नदी में बूढ़ा बनकर रहते हैं। खैर, मैं उस दिन अपने दादाजी की बातों को सुनकर हंसने लगा। मैंने अपने दादाजी से बोला कि आप भी ना दादाजी, मुझे छोटे बच्चों की तरह डराने के लिए ये झूठी बातें मुझसे कहते हैं कि मैं वहाँ डर कर नदी में तैरने नहीं जाऊँ। खैर, उस दिन मेरे दादाजी मुझे खूब समझाया, लेकिन मैं उनकी बातों को नहीं माना और उनकी बातों को मैं ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और खैर मैं अपने घर से निकल ही गया। तो खैर दोपहर के 11:30 बज रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि चाहे दादाजी की बातों में सच्चाई हो या नहीं हो, लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं नदी पर अकेले तो नहीं जाऊंगा। तो मैं आपको गांव के दोस्तों के रिंकी और हिमांशु के साथ जाने का फैसला किया और मैं ढूंढने के लिए उनके घर ही चला गया। तो वे उस दिन अपने घर के पास ही खेल रहे थे। तो मुझे देखकर वे उसी दिन काफ़ी खुश हो गए। तो मैंने बोला कि अरे यार, चलो चलते हैं नदी में मछली पकड़ने। तो वे मेरी बातों को सुनकर पहली बार कुछ समय के लिए निराश और चुप हो गए। तभी रिंकी बोला कि नहीं अजय, हाल ही में हमारे गांव के 4 लड़के उसी नदी में डूबकर मर गए हैं और वे सब बूढ़ा बने हुए हैं। वे हमें भी डुबा सकते हैं और हमें मार सकते हैं। तो मैं आपको हमारे गांव में बूढ़ा का मतलब बता दूं कि जो लोग नदी में डूबकर मारे जाते हैं, वे लोग पिशाच बन जाते हैं और जो नदी में नहाते हैं उन लोगों को भी वो डुबाकर मार देते हैं और उनके नाक कान में मिट्टी भर देते हैं और अपना साथी बना लेते हैं। लेकिन उस दिन मैंने किसी की भी बातों को नहीं माना और किसी तरह आखिर में मैंने हिमांशु को अपनी बातों से मनाकर चलने के लिए तैयार ही कर दिया, लेकिन रिंकी जाने से साफ मना कर दिया। तो हम दोनों उसी दिन दोपहर को ही मछली पकड़ने वाला एक बंसी को लेकर नदी पर पहुंच ही गए। हम जब वहां पहुंचे तो चारों ओर अलग ही एक सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ तक कोई कुत्ता या जानवर छोड़ो, पंछी भी नज़र नहीं आ रहे थे। वो काफ़ी भयावह लग रहा था और साथ ही एक अजीब सी डर का एहसास हो रहा था। तो हिमांशु वहाँ अकेले पाकर मुझे बोलने लगा, यार अजय, हम यहाँ से भाग जाना चाहिए, ना जाने क्यों मुझे डर सा लग रहा है। तो मैंने बोला, यार तुझे दिन में कौन सा भूत पकड़ने आ रहा है, और वैसे भी वे लड़के नदी में डूब कर मरे हैं, सो नदी में बूढ़ा बने होंगे और हम आज
कौन से नदी में स्नान करने जा रहे हैं जो ये हमें पकड़ लेंगे। तो कुछ देर के बाद हिमांशु भी मेरी बातों को उस दिन मान ही गया और वह निडर हो गया और हम नदी के पास ही बैठकर मछली पकड़ने लगे। तो मैं आपको बता दूं कि उस दिन हमें 1 घंटे से भी ज़्यादा मछली पकड़ते हो गया था, लेकिन एक भी मछली ना जाने क्यों लेकिन कांटे में नहीं फंस रही थी। तो हम सोचे कि आज मछली नहीं आएगी और शायद आज हमारा किस्मत ही खराब है। तो हिमांशु जाने लगा तो मैंने बोला, रुक यार, एक आखिरी बार बंसी डालकर देख लेते हैं कि शायद इस बार मछली फंस जाए। लेकिन मैंने उस दिन जैसे ही आखिरी बार अपनी बंसी की कांटे को डाला, कुछ ही समय में पानी में हलचल होने लगा। मैंने उसी समय तुरंत खींचने लगा और मुझसे अब खींचा नहीं जा रहा था, तो मानो मछली बहुत बड़ी हो। तो मैंने हिमांशु से बोला, यार जल्दी खींच ले और तू भी मेरा साथ दे। तो हम दोनों जोड़ लगाकर खींचने लगे और कुछ ही देर में मछली हमारे सामने थी। तो वो मछली लगभग 8 से 10 किलोग्राम की होगी। इतनी बड़ी मछली आज तक हमने नहीं देखी थी और हम काफ़ी चकित थे कि ऐसे कैसे हो गया। तभी हिमांशु वहीं खड़े होकर चिल्लाने लगा। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो वह उस मछली के मुंह की ओर इशारा करते हुए बोला, वो देखो। तो मैंने जब ध्यान से देखा तो उस मछली के मुंह में किसी इंसान का आधा धड़ उसके मुंह में अटका था। इस दृश्य को देखकर मैं भी काफ़ी अचंभित और काफ़ी डर गया। वो इंसान का सिर था जो खूनों से लदा था और उसकी आंखें अभी भी बंद थी। लेकिन इस दृश्य को देखकर भी हम दोनों वहीं खड़े होकर सारे नज़ारे को देखने लगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि यह सबसे बड़ी हमारी गलती हो सकती है और वही हुआ जिसका हमें डर था और जिसका पछतावा आज तक मैं कर रहा हूँ और याद करके भी कांप जाता हूँ। तो उस दिन की बात बता दूँ कि हिमांशु जैसे ही मुझे बोला कि चल यार अब यहाँ से हमें भाग जाना चाहिए, लेकिन उस मछली को मैं देखता रहा। तभी मैंने देखा उस मछली के मुंह में वो अटका इंसान का सिर अपनी आंखें खोलकर हमें देखने लगा और मछली के मुंह से निकलकर हवा में उसी समय उड़ने लगा। इस दृश्य को देखकर मैं उसी समय वहाँ से भागा। हिमांशु तो उस दिन रोने ही लगा, मुझे भी उस दिन रोना आ गया। खैर हम किसी तरह वहाँ से भागते भागते अपने घर पहुँचे। लेकिन मैं जैसे ही घर पहुँचा तो मैंने ये बातें किसी को भी नहीं बताया, लेकिन यही सबसे बड़ी मेरी शायद गलती थी। खैर रात में हमने खाना खाया और मेरे छत पर मैं सोने के लिए चला ही गया। तो कुछ ही देर के बाद उसी घटना को याद करते करते मैं सो गया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला था। खैर जैसे ही 2 बजे मेरा नींद अचानक से खुल गया और मैं उसी रात चिल्लाने लगा। तो मैं आपको बता दूं कि उस रात मुझे ऐसा लगता कि मेरे सामने एक अजीब से देखने वाला इंसान खड़ा था। उसी समय मेरे घर वाले मेरी आवाज़ को सुनकर उठ गए। तो जब मेरे परिवार वाले मेरे सामने आए तो मैं अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा था और उन पर हमला भी कर रहा था। तो उसके बाद मेरी मम्मी बताती है कि कुछ ही देर बाद मैं बेहोश हो गया और फिर जैसे ही मैं होश में आया तो उसी समय उसी रात को मैं अपने घर से भागने लगा और उसी नदी के पास रात को जाने लगा। इस दृश्य को देखकर उसी सुबह मेरे दादाजी ने एक गांव के ही जाने माने पंडित जी को बुलाया और वे जैसे ही मुझे देखे ये सारी बात बोल दिए कि ये दोपहर को उसी नदी के पास गया था और इसके पीछे पीछे आपके घर तक एक बहुत बुरा पिशाच आ गया है जो अब इसको मार के ही अपने साथ ले जाएगा। खैर उस दिन मेरी मम्मी बताती है कि मेरे दादाजी उनके सामने हाथ जोड़ने लगे और बोलने लगे कि इसको किसी तरह भी बचा लीजिए। तो वे पंडित जी साफ साफ मना कर दिए और बोलने लगे कि इसकी हटाने की क्षमता मेरे पास नहीं है, ये बहुत खतरनाक और बहुत शक्तिशाली है और शायद आपके पोते से ये बहुत ज़्यादा नाराज़ भी है। तो वे बोले कि खैर आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एक उपाय है जो काफ़ी रिस्की तो है लेकिन शायद उससे वह इसे छोड़ सकता है। तो वे उस दिन पंडित जी बोले कि इसे आप लोग उसी नदी के किनारे दिन के 12 बजे के बाद किसी भी वक्त भेजना होगा। तो घड़े में कुछ चावल और दिए जलाकर
वहाँ अकेले ये जाएगा और वहाँ जाकर इसे कहना होगा कि मुझसे गलती हो गई है, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। और वहाँ ये घड़ा रख कर बिना पीछे मुड़े इसे आ जाना होगा। तो खैर उस दिन के बाद मुझसे जैसा कहा गया मैंने वैसा ही किया। तो मैं कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे ठीक हो गया। और कुछ दिनों के बाद मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा और दादाजी के बातों को मैं उस दिन ना मानकर काफ़ी पछता भी रहा था। तो बड़े बुजुर्ग हमारे लिए जो कहते हैं हमें उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका तजुर्बा हमसे कई ज़्यादा होता है। लेकिन मैं भी इस बात से ज़्यादा खुश था कि हिमांशु को सिर्फ थोड़ा सा बुखार ही आया था और उसे कुछ नहीं हुआ, वरना उसे कुछ हो जाता तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने ही उसे वहाँ नदी के पास ले गया था। खैर आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की हमारी पहली कहानी यहीं पर समाप्त होती है। चलिए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी पर। मेरा नाम निहाल है। मैं फ़िलहाल तो दिल्ली में ही रहता हूँ, लेकिन मेरे साथ एक घटना हुआ था। उस समय मैं गुजरात के एक शहर बड़ौदरा में रहता था। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं शुरुआती समय से जब वहाँ गया था तो मैं एक कपड़े फैक्ट्री में एक सुपरवाइज़र के पद पर था। लेकिन फिर मैं किसी कारणवश उस नौकरी को छोड़कर एक स्कूल को ज्वाइन कर लिया और मैं उसमें एक मैथमेटिक्स टीचर बन गया। लेकिन एक समय फिर से यह हुआ कि स्कूल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, जिसका सबसे बड़ा कारण तो यह था कि मेरा रूम स्कूल से काफ़ी दूर था और रोज़ रोज़ आने जाना इतना में मैं काफ़ी थक सा जाता। तो खैर मैंने कुछ ही दिनों के बाद अपने स्कूल के पास ही एक कमरा खोजने लगा। तो लगभग 10-15 दिनों के बाद मुझे एक रूम मिल ही गया। तो मैं आपको बता दूं कि वह मैं अकेले ही रहा करता था। तो वह कमरा काफ़ी छोटा तो था, लेकिन सिंगल बेड के लिए ठीक ही था। तो खैर मैं उसमें रहने लगा और ऐसे ही समय बीतता गया। लेकिन एक दिन जब मैं स्कूल के शाम को वक्त आकर अपने कमरे में आराम ही कर रहा था कि तभी वह मकान मालिक मेरे कमरे में आया और बोला कि आपको एक अलमारी चाहिए तो आप बोल सकते हैं, मेरे पास एक एक्स्ट्रा अलमारी है और काफ़ी बड़ी भी है। तो मैंने सोचा क्या बात है जो आज ये मेरे बारे में इतना सोच रहा है, नहीं तो ये तो मुझसे ज़्यादा बातें भी नहीं करता था। तो खैर मैंने उसकी बातों को हामी भर ही दिया और मैंने सोचा कि चलो एक अलमारी मिल ही जाएगी तो इसमें घाटा ही क्या है। लेकिन वह मेरी सबसे बड़ी गलती ही थी जो उसकी भूतिया अलमारी को उस दिन अपने रूम में रखवा दिया। और उस दिन के बाद मुझे अजीब डरावने सपने आने लगे। तो मैं आपको उस अलमारी के बारे में बता दूं कि वह अलमारी एक लकड़ी की ही बनी हुई थी और देखने में काफ़ी पुरानी भी लग रही थी। उस पर की गई नक्काशी देखने में काफ़ी पुरानी लग रही थी और अजीब लग रही थी। तो ऐसा लगता कि मानो किसी इंसान की नक्काशी की गई थी और वह हवा में उड़ता जा रहा हो। खैर उस दिन के बाद मैं अपने कपड़े उसमें रखने लगा और इसी तरह समय बीतता गया। तो एक दिन मैं रात को अपने स्कूल का काम कर रहा था, क्योंकि अगली सुबह संडे था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज रात को ही पूरा काम को ख़त्म कर दिया जाए। तो ऐसे ही काम करते करते ना जाने कब 1:30 बज गए, मुझे पता ही नहीं चला। तो तभी मैंने देखा अचानक उस अलमारी का एक गेट हल्का सा आवाज़ करके खुल गया। तो मैं थोड़ी समय के लिए तो डर गया, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद मैंने उसे बंद नहीं किए होंगे और मैं अपने काम में लग गया। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत ही था। उसके बाद उसी रात लगभग आधे घंटे के बाद ही अलमारी के अंदर से आवाज़ आने लगी, जैसे कोई अंदर से उसे पीट रहा हो और आवाज़ दे रहा हो। मैं काफ़ी डर गया और किसी तरह मैं उस अलमारी को जब खोला तो देखा उसके अंदर कोई नहीं था। मैं उस रात काफ़ी डर गया और काम छोड़कर ही सो गया। तो जब मैं सुबह हुआ तो मैंने उसी अलमारी को खोलकर अंदर से अच्छी तरह देखा तो मुझे कुछ अजीब नहीं लगा और मैं अपना वहम समझकर संडे को छुट्टियां मनाई और रात को 10 बजे ही मैं उस रात सो गया। लेकिन आज फिर वही आवाज़ मुझे फिर सुनाई दिया। तो मैंने इस बार उस आवाज़ को नज़रअंदाज करके ही सो गया। तो तभी कुछ देर के बाद अचानक से वह अलमारी अपने आप हिलने लगा। तो उसी समय मैं उठा और अपने कमरे की लाइट मैंने तुरंत चलाया
और उस रात जो मैंने उस लाइट की रोशनी में देखा, मैं उसे कभी भूल नहीं सकता और ना ही अपने शब्दों में कभी उसे बयां कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि अलमारी का दोनों दरवाज़ा खुला था और भयानक रूप धारण करे हुए एक बुरी औरत मानो चुड़ैल की भांति मुझे घूर रही हो। तो वह शायद एक चुड़ैल ही थी और वह चिल्ला रही थी। मैं उस दृश्य को देखकर वहीं खड़ा हो गया और अचानक चिल्ला उठा। तो उसी समय मेरे पास के ही एक अंकल जी, जो मेरे पास के रूम के सामने ही रूम में रहा करते थे, वे उस रात मेरी आवाज़ को सुनकर तुरंत उठे और मेरे दरवाजे को खटखटाने लगे। तभी वह औरत उस आवाज़ को सुनकर अचानक गायब हो गई। उसके बाद मैंने उस मकान मालिक को बहुत भला बुरा कहा और अपने पुराने वाले उसी रूम में मैं चला गया और वहीं से स्कूल जाने लगा। खैर, उस घटना के बाद मुझे काफ़ी दिनों तक बुखार भी आया और मैं काफ़ी बेचैन भी रहने लगा। लेकिन धीरे धीरे मैं आखिर अपने आप ठीक ही होने लगा और लगभग 4 महीनों के बाद मैं दिल्ली में फिर आकर रहने लगा। लेकिन वह औरत आखिर कौन थी और वो भी उस अलमारी में, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन वह शायद मुझे डरा ही रही थी। उसे मुझे नुकसान पहुंचाने का मकसद तो शायद नहीं ही था। तो हो सकता है कि वह मुझसे उस रात कुछ बताना चाहती हो। लेकिन जो भी हो, लेकिन उस अलमारी के इतिहास काफ़ी रहस्यमय था और काफ़ी दर्दनाक भी था। तो खैर, हमारी ये दूसरी कहानी भी यहीं पर समाप्त होती है। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली कहानी पर। मेरा नाम करुणा है और मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की रहने वाले हूँ। तो मैं आपको अपना गांव का नाम तो नहीं बता सकती, तो मेरा गांव का नाम तो मैं आपसे नहीं बता सकती। तो खैर, उस दिन हमारा सारा परिवार गांव में ही रहता था। हालांकि अब हम 2 सालों से दिल्ली में के आनंद विहार में रहते हैं। और खैर मैं उस दिनों के अपने गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करती थी। तो जब मैं 10th क्लास में पहुंची तो मैं अपने भविष्य की चिंताओं को लेकर बहुत से परेशान रहने लगी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे आगे क्या करना है, और यदि मैं ऐसा नहीं करती तो मेरे परिवार वाले मेरी जल्द ही शादी करा देते। और मैं यह नहीं चाहती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी 4 दीवारी में बंद बैठकर बिताऊं। लेकिन सवाल यह था कि आखिर मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे किससे भी ज़्यादा क्या करना चाहिए और मुझे आजकल किसमें रुचि है, यह भी मैं नहीं जानती थी। तो खैर, ऐसे ही समय बीतता गया और लगभग 1 महीने बाद मैंने अपने एक फ्रेंड से सुनी थी कि हम यदि चाहे तो क्यूजा बोर्ड की सहायता से दूसरी दुनिया के भूत और या फिर चुड़ैलों से को बुलाकर हम उनसे भी कुछ भी पूछ सकते हैं और अपने भविष्य को भी जान सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्यूजा बोर्ड से ऐसी खतरनाक खेल खेलना और बुरी शक्तियों को बुलाना बहुत खतरनाक होता है। इससे आपको जान का खतरा भी हो सकता है, जो सिर्फ पछताने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचता। क्योंकि जो बुरी शक्ति यदि आ भी गई तो वह फिर आपके कहने या चाहने पर अपनी दुनिया में वापस नहीं लौटती और सदा के लिए आपके पास ही होकर रह जाती है और दिन रात आपको नुकसान पहुंचाने की ही कोशिश करती है। लेकिन यह बातें मैं नहीं जानती थी और किसी तरह मैंने क्यूजा बोर्ड लेकर उसके चारों एक मोमबत्ती का घेरा बना लिया और सभी क्रियाओं को करने के साथ साथ अपने रूम में उस आत्मा को बुलाने लगी। तो उस समय रात का वक्त था। मेरे परिवार वाले अपनी अपनी गहरी नींद में सोए हुए थे और मैं अपने रूम में ही इस खतरनाक खेल को अंजाम दे रही थी। लेकिन उस रात मैं नहीं जानती थी कि मैं जो ये गलती कर रही हूँ, यह मेरे परिवार के साथ साथ मुझे भी इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो उस रात मैं जैसे ही किसी आत्मा को बुलाने लगी, तभी कुछ ही देर के बाद मेरी सारी मोमबत्ती अचानक से बुझ गई। मैं समझ गई कि कोई आत्मा आ चुकी है और मैंने ऐसे ही उस रात अपने सवालों को पूछती ही चाही और जैसे अपने सवालों को बार बार पूछना चाहा, अचानक से मेरी माँ अपने मेरे गेट पर दस्तक दे दिया। तो उस समय रात के 2 बज रहे होंगे। तो खैर, उसी समय में मुझे वह सब खेल छोड़कर और सारी चीज़ को छुपाकर मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बाहर से माँ ने पूछी, क्या बात है बेटी, तेरे कमरे से ये कैसी आवाज़ें आ रही है? तो मैंने कहा कुछ नहीं है और वे चली गई। लेकिन बीच में ही ऐसे किसी आत्मा को बुलाकर इस तरह अपने स्थान से उठकर
जाना और इस खेल को बीच में ही ख़त्म करना यह खतरनाक था। जो मैं समझ गई कि ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और वह आत्मा मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि खेल का यह रूल नहीं है कि आप जब चाहें बीच में ही उठ सकते हैं। तो खैर, मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे साथ अब कोई रहता है और मुझे रात को भी अजीब सी डरावनी आवाज़ें आने लगती है। मेरे पढ़ने में भी अब मन नहीं लग रहा था और ऐसा लगता मानो रात को कोई मेरा गला दबा रहा हो और बोलता कि तूने मुझे बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दिया है। खैर, मैं एक दिन अपने माँ और पापा को सारी बातें बता ही दिया और उसके बाद हम एक पंडित जी के पास गए। तो उन्होंने बताया कि जो तुम्हारे साथ वह रहती है वो बहुत खतरनाक है। वो तो तुमने ठीक किया कि जल्दी ही मेरे पास आ गई, वरना 27 दिनों के बाद वह तुम्हें मार देती और अपनी दुनिया में तुम्हें ले जाती। यदि तुम उसे वापस भेजने में यदि असमर्थ रहती तो वह तुम्हें शायद कभी नहीं छोड़ती। तो उसके बाद मैं अपने माँ और पापा के साथ उसी मंदिर में 1 महीने तक रही और पंडित जी ने मुझे देखा और अपनी क्रियाओं से मुझे ठीक करने की कोशिश किया। तो धीरे धीरे मैं आखिरकार ठीक होने ही लगी। तो दोस्तों, हमें कभी भी ऐसे खतरनाक भूल कर भी चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो खैर, हमारी यह कहानी यहीं पर भी समाप्त होती है और आशा करता हूँ आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ रियल हॉरर स्टोरी के साथ।